नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन का। आज की स्पोर्ट्स कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आ चुके हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार रविकांत सिंह। रवि, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत। थैंक यू। नमस्कार सभी श्रोताओं को। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में दुबई में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में सरिता मोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता और एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता आज से ढाका में शुरू। इस प्रतियोगिता में 16 सदस्यीय भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश कर रही है। और स्पोर्ट्स कैन में सबसे पहले बात करते हैं खेल पुरस्कारों की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 प्रदान किए। इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 12 खिलाड़ियों को दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित खिलाड़ियों में टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता एथलीट नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2021 श्री नीरज चोपड़ा। उत्कृष्ट भाला फेंक खिलाड़ी श्री नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020, गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल 2018 और एशियाई खेल जकार्ता 2018 में स्वर्ण पदक जीता। श्री नीरज चोपड़ा को वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। इसके अलावा रजत पदक विजेता पहलवान रवि कुमार दहिया, हॉकी खिलाड़ी पीआर शेजेश और मनप्रीत सिंह, पैराशूटर मनीष नरवाल और अवनी लिखरा, पैरा एथलीट सुमित अंतिल, पैरा शटलर प्रमोद भगत और कृष्ण नागर, क्रिकेटर मिताली राज और फुटबॉलर सुनील छेत्री को भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। टोक्यो ओलंपिक 2020 की कांस्य पदक विजेता बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से नवाजा गया। सुश्री लवलीना बोरगोहेन। सुश्री लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 और AIBA विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2019 में कांस्य पदक जीता। सुश्री लवलीना बोरगोहेन को मुक्केबाजी में उनकी उपलब्धियों को मान्यता प्रदान करते हुए वर्ष 2021 के लिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अर्जुन पुरस्कार पिछले 4 वर्षों की अवधि में खेलों में अच्छे प्रदर्शन और नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन के लिए दिया जाता है। इस श्रेणी में पुरस्कार पाने वालों में पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल, पैरा तीरंदाज हरविंदर सिंह, एथलीट अर्पिंदर सिंह, फेंसिंग खिलाड़ी भवानी देवी, क्रिकेटर शिखर धवन, टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना, निशानेबाज अभिषेक वर्मा, मल्लखंभ खिलाड़ी हिमानी उत्तम परब और मुक्केबाज सिमरनजीत कौर शामिल हैं। वीरेंद्र लाकड़ा, रुपिंदर पाल सिंह, अमित रोहिदास, मन्ना कटारिया और मोनिका तथा पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यथिराज सहित 18 हॉकी खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा एथलेटिक्स कोच TP ओशिप और राधाकृष्ण नायर पी, क्रिकेट कोच सरकार तलवार, हॉकी कोच सरपाल सिंह और प्रीतम सिवाज, कबड्डी कोच आशन कुमार, स्विमिंग कोच तपन कुमार पाणिग्रही, बॉक्सिंग कोच संध्या गुरुंग, पैरा शूटिंग कोच जयप्रकाश नौटियाल और टेबल टेनिस कोच सुब्रमण्यम रमन को द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल और खेलों में आजीवन उपलब्धि के लिए ध्यानचंद पुरस्कार मुक्केबाजी के लिए लेखा केसी, शतरंज के लिए अभिजीत कुंटे, हॉकी के लिए दविंदर सिंह करचा, कबड्डी के लिए विकास कुमार और कुश्ती के लिए सज्जन सिंह को दिया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और मानव रचना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को खेल प्रोत्साहन और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी 2021 के लिए पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ को ये पुरस्कार दिया गया है। समारोह में युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी शामिल हुए थे। तो सबसे पहले आपसे रवि ये जानना चाहेंगे कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार किसी भी खिलाड़ी के लिए क्या मायने रखता है? देखिए सभी खिलाड़ियों के लिए ये एक लक्ष्य होता है कि आप अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करें।
उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त करें। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप है जहां आप अपने आप को और अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। और नीरज चोपड़ा के लिए तो बहुत बड़ी कामयाबी है कि पहले एथलीट बने हैं ट्रैक एंड फील्ड मुकाबलों में ओलंपिक मेडल जीतने वाले। स्वर्ण तो भूल जाइए, हमने अब आज तक कभी ट्रैक एंड फील्ड में मेडल भी नहीं जीता था। जी, पहले खिलाड़ी हैं ओलंपिक ट्रैक एंड फील्ड कंपटीशन में जिन्होंने भारत के लिए एक मेडल जीता है, और वो भी गोल्ड मेडल। तो जाहिर है कि बहुत बड़ा सम्मान है किसी भी खिलाड़ी के लिए। जी, और नॉर्मली ये जो पुरस्कार हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के दिन दिए जाते हैं, लेकिन इस बार ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों को ध्यान में रखते हुए इसे थोड़ा सा लेट दिया गया ताकि वो उनके परिणाम भी आ जाएं, क्योंकि सरकार उन खिलाड़ियों को भी शामिल करना चाहती थी इसमें। तो इस तरह से एक काफी बैलेंस जिसे हम कह सकते हैं, ऑलमोस्ट हर फील्ड के लोगों को चुना गया, और जो भी अच्छे खिलाड़ी थे जिनका कंट्रीब्यूशन था उनके लिए एक बहुत बड़ा अवसर था। देखिए, मेडल विनर्स को रिकॉग्नाइज करना, ये मैं समझता हूं कि सरकार की नहीं बल्कि भारतीय समाज की का दायित्व है। और यहां पे जो मेडल विनर्स हैं, जी मेडल विजेता हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना ऑफिशियली कि आपने देश का नाम रोशन किया है, देश को अपने प्रदर्शन से गौरव दिलाया है, ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। आप देखें कि इसमें हर फील्ड के खिलाड़ी मौजूद हैं, चाहे पैरा एथलीट्स हों, और ये बहुत अच्छी पहल थी कि पैरा ओलंपिक्स के कारण इनको, पैरा ओलंपिक्स के दौरान ही खेल दिवस आया था जी, लेकिन और उस दिन हमने बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था इंसिडेंटली, लेकिन अवार्ड्स को डिले किया गया ताकि जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो मेडल विनर्स हैं, उनको सही वक्त पर प्रोत्साहन मिले। जी बिल्कुल, तो ये तो बात थी राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की। बात करते हैं क्रिकेट की। 2020 विश्व कप क्रिकेट के फाइनल में दुबई में कल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर शाम 7 बजे से प्रसारित किया जाएगा। यहां पर एक खास बात यह है कि न्यूजीलैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण विश्व कप फाइनल, उसके बाद भारत के खिलाफ जो 2020 श्रृंखला होनी है उससे भी बाहर हो गए हैं। तो ये कह सकते हैं रवि कि न्यूजीलैंड को फाइनल के पहले एक थोड़ा झटका लगा है। लेकिन सबसे रोचक बात यह है चोट लगी कैसे। जी, बल्ले को मुक्का मारा और उंगलियां टूट गईं। जी, अब ये देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि आपकी टीम खेलने जा रही है फाइनल और आपने अपनी गलती से अपने आप को बाहर कर लिया। और ये डेफिनेटली न्यूजीलैंड के लिए काफी बड़ा झटका है, क्योंकि डेवन कॉनवे जब कीपर आ जाते हैं तो एक अतिरिक्त बल्लेबाज की जगह बन जाती है। वैसे ग्लेन फिलिप्स उनके पास हैं जो कि कीपिंग कर सकते हैं, तो लेकिन एक बल्लेबाज जो कि अच्छे फॉर्म में है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, उसका होना बहुत जरूरी है। खासतौर पे इतना बड़ा मुकाबला, वर्ल्ड कप फाइनल है ये, ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल, और न्यूजीलैंड के लिए पहला मौका है कि आप फाइनल खेल रहे हैं और उसमें भी आप अपनी बेस्ट टीम लेकर ना जा पाएं, तो ये दुर्भाग्य की बात होती है। निश्चित तौर पर तो कहीं न कहीं न्यूजीलैंड के लिए, और अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो डेवन कॉनवे भी बहुत मिस करेंगे इस फाइनल को, और उम्मीद करते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग फाइनल होगा और दुनिया को जो 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट का जो विजेता है वो मिल जाएगा निस्संदेह, क्योंकि एक नया विजेता मिलेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने एक बार फाइनल, ये दूसरा फाइनल है, जीते कभी नहीं है, और न्यूजीलैंड के तो पहली बार फाइनल में ही पहुंचने का मौका है। जी, तो ये तो बात थी T20 वर्ल्ड कप की। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में अजिंक्य रहाणे भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे और नियमित कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट में जिम्मेदारी संभालने के लिए लौट आएंगे। टेस्ट क्रिकेट के लिए किन किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया है और किन्हें आराम दिया गया है, इसका लेखा जोखा बता रही हैं स्पोर्ट्स डेस्क से हमारे सहयोगी विशाल शर्मा। उप कप्तान अजिंक्य रहाणे न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगे और नियमित कप्तान विराट कोहली दूसरे टेस्ट में जिम्मेदारी संभालने के लिए लौट आएंगे, जबकि सभी प्रारूपों के कुछ बड़े स्टार खिलाड़ियों को बीसीसीआई की कार्यभार प्रबंधन नीति के अनुसार श्रृंखला में पूर्ण आराम दिया गया है। नवनियुक्त T20 कप्तान और नियमित सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा, विकेटकीपर ऋषभ पंत और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी को 25
20 से 29 नवंबर तक कानपुर में होने वाले पहले टेस्ट और 3 से 7 दिसंबर तक मुंबई में होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया है। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑफ स्पिनर जयंत यादव के साथ टेस्ट क्रिकेट में वापसी की है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने एक बयान में कहा कि विराट कोहली दूसरे टेस्ट के लिए टीम से जुड़ जाएंगे और टीम की अगुवाई करेंगे। मध्यक्रम के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने ऑफ स्पिनर जयंत यादव के साथ टेस्ट टीम में वापसी की है। टेस्ट श्रृंखला से पहले 3 मैचों की T20 श्रृंखला खेली जाएगी जो 17 नवंबर को जयपुर में शुरू होगी। विराट कोहली ने अवकाश लेने का फैसला किया है जिससे वे T20 श्रृंखला का हिस्सा नहीं होंगे। टेस्ट टीम से बाहर होने वाले खिलाड़ियों में हनुमा विहारी का नाम शामिल है जिन्हें 16 सदस्यीय टीम में जगह नहीं दी गई है। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ, अगर हम देखें रवि तो एक नए कप्तान की अगुवाई में जो है वो टेस्ट क्रिकेट टीम इंडिया खेलने जा रही है, क्या कहेंगे? नए कप्तान तो नहीं है। ऑस्ट्रेलिया सीरीज में एक टेस्ट के बाद तो वही कैप्टन थे, तो ये वाइस कैप्टन के रूप में और फिर दूसरे टेस्ट में वाइस कैप्टन बन जाएंगे। वाइस कैप्टन है तो कैप्टन बनना उनका कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विराट कोहली ने अगर विश्राम लेने का फैसला किया है तो व्यक्तिगत रीजंस हैं उनके, और बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, और थोड़ा बहुत बदलाव भी टीम में किया गया है। इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, एक पॉजिटिव चेंजेस हैं। आपने ऋषभ पंत को ब्रेक दिया है, उनको आप लिमिटेड ओवर क्रिकेट पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। अभी आपके पास रिद्धिमान साहब मौजूद हैं, तो इससे फायदा ये होगा कि आपको अलग अलग फॉर्मेट्स में अलग अलग विकेट कीपर्स होंगे, स्ट्रेन थोड़ा कम होगा, क्योंकि भारतीय टीम आप देखें कि पिछले 2 जून से बायो बबल में है जी, तो उसका स्ट्रेस भी अब खिलाड़ियों पे पड़ता दिख रहा है और प्रदर्शन में भी काफी दिखा। जी बिल्कुल। भारतीय महिला क्रिकेट टीम आगामी 2022 विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए न्यूजीलैंड में 5 ओडीआई और 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा, टीम का विवरण के साथ हैं स्पोर्ट्स डेस्क से नीलम मरकानिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2022 में होने वाले विश्व कप की तैयारियों के अंतर्गत न्यूजीलैंड में अगले साल 5 वनडे और 1 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगी। 6 मैचों की सीरीज 9 फरवरी को एकमात्र T20 मैच के साथ शुरू होगी और 24 फरवरी को समाप्त होगी। विश्व कप न्यूजीलैंड में मार्च-अप्रैल में कराया जाएगा, जिसे कोविड-19 महामारी के कारण 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया था। विश्व कप मूल रूप से 6 फरवरी से 7 मार्च 2021 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन इसे 1 साल के लिए स्थगित करना पड़ा था। ये टूर्नामेंट नवंबर 2022 में दक्षिण अफ्रीका में होने वाला था, लेकिन अब फरवरी 2023 में आयोजित किया जाएगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने घोषणा की है कि न्यूजीलैंड महिला टीम आगामी विश्व कप की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए भारत से 6 मैचों की सीरीज खेलेगी, जिसमें 1 T20 मैच और 5 वनडे शामिल होंगे। इस मैच की मेजबानी न्यूजीलैंड 22 साल में पहली बार कर रहा है। भारत का अंतिम अंतर्राष्ट्रीय दौरा इस साल सितंबर-अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया का रहा था, जिसमें एक गुलाबी गेंद का टेस्ट भी शामिल था। न्यूजीलैंड क्रिकेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डेविड व्हाइट ने एक बयान में कहा कि भारतीय टीम के खिलाफ सीरीज व्हाइट फर्न्स की विश्व कप तैयारियों का अहम हिस्सा है। पहला 1 दिवसीय मैच 11 फरवरी, दूसरा 14 फरवरी, तीसरा 16 फरवरी, चौथा 22 फरवरी और 5वां 24 फरवरी को खेला जाएगा। इस श्रृंखला को विश्व कप के पहले काफी अहम माना जा रहा है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हाँ रवि, आप कितना अहम मानते हैं इस सीरीज को, क्योंकि वर्ल्ड कप के ठीक पहले हो रही है? वर्ल्ड कप के ठीक पहले होने से बहुत बड़ा फायदा होगा इंडियन प्लेयर्स को, क्योंकि आप एक्लेमेटाइज करने, सीरीज जीते या हारे वो अलग बात है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। पिचेस थोड़ी नमी लिए होती हैं, थोड़ी सीम करती हैं, तो उन पिचेस से आदी होना पड़ेगा। और हमें नहीं भूलना चाहिए, फरवरी का मौसम वहां गर्मियों का मौसम है जी। और उस समय भी जो बर्फीली हवाएं चलती हैं दक्षिणी ध्रुव से, उससे खिलाड़ियों को काफी मुश्किल होती है, तो वो उन परिस्थितियों का आदी होना होगा। जी बिल्कुल, तो इसको इस लिहाज से अगर देखा जाए तो काफी महत्वपूर्ण श्रृंखला होने जा रही है। भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 की महिला क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन मैच में 29 जुलाई को ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा। इसका फाइनल 7 अगस्त को खेला जाएगा। महिला क्रिकेट T20 प्रारूप में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल किया जा रहा है। आखिरी बार राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट 1998 में कुआलालंपुर में खेला गया था और इस बार डेब्यू हो रहा है। देखिए, कई बार कोशिशें हुई हैं कि राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट को शामिल किया जाए। पहले भारत इसकी अगुवाई कर रहा था, लेकिन अब कम से कम भारतीय क्रिकेट बोर्ड बहुत ज्यादा सपोर्टिव नहीं है। मेंस टीम की बात हो रही थी, लेकिन मेंस टीम को जाने से साफ मना कर दिया और इसी कारण से महिला क्रिकेट को शामिल किया गया है। जी,
तो ये तो बात थी क्रिकेट की। अब बात करते हैं कुश्ती की। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम वर्ग में सरिता मोर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल मैच में एक तरफा मुकाबले में गीता फोगाट को हराया। राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में हुई स्पर्धाओं का लेखा जोखा लेकर हाजिर हैं नीलम मलकानिया। सरिता मौर्य ने अपने दमखम और कौशल का शानदार नमूना पेश कर गोंडा में राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 59 किलोग्राम का खिताब अपने नाम किया। उन्होंने फाइनल मुकाबले में गीता फोगाट को हराया। वहीं दिव्या काकरान और साक्षी मलिक जैसी दिग्गज पहलवानों को भी हार का सामना करना पड़ा। महिलाओं में 59 किलोग्राम सबसे मुश्किल भार वर्ग था, क्योंकि विश्व चैंपियनशिप की 3 पदक विजेता खिताब की दौड़ में शामिल थी। विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता सरिता मोर को सिर्फ 2018 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता पूजा ढांडा से ही चुनौती मिली। उन्होंने 2 मुकाबलों में अपने प्रतिद्वंद्वी को चित किया और एक मुकाबले को अंकों के आधार पर जीता। गीता फोगाट ने 3 साल तक मातृत्व अवकाश पर रहने के बाद कुश्ती में वापसी की है। विश्व चैंपियनशिप 2012 की कांस्य पदक विजेता 32 साल की गीता ने फाइनल में प्रवेश भी किया, जहां उन्हें 26 वर्षीय सरिता ने 8-0 से हराया। गीता ने इससे पहले आखिरी बार 2017 में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लिया था और तब उन्होंने फाइनल में सरिता को हराया था। हालांकि गीता ने कहा कि वो रजत पदक जीतकर खुश हैं। गीता की छोटी बहन संगीता ने 63 किलोग्राम का खिताब जीता। इस भार वर्ग में मनीषा ने साक्षी मलिक को 6-1 से हराकर बाहर किया। रियो ओलंपिक 2016 की कांस्य पदक विजेता साक्षी पिछले कुछ समय से अपने खेल को लेकर संघर्ष कर रही हैं और उन्हें घरेलू प्रतियोगिताओं में हार का सामना करना पड़ रहा है। अंडर 23 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता दिव्या काकरान को भी हार का सामना करना पड़ा। उन्हें पिंकी ने हराया, जिन्होंने बाद में स्वर्ण पदक जीता। कुलविंदर को रजत पदक मिला। शिवानी पवार और सिमरन ने भी 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रभावित किया। शिवानी ने टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाली सीमा बिस्ला को सेमीफाइनल में 7-2 से हराया और सिमरन को पराजित करके स्वर्ण पदक अपने नाम किया। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स कैन। जी हां रवि, जिस तरह से सरिता मोर ने गीता फोगाट को वो भी 8-0 के एक बड़े अंतर से हराया और गीता ने कहा भी कि फाइनल में 8-0 का स्कोर आहत करने वाला है, लेकिन वो रजत पदक जीतकर खुश हैं। तो एक बड़ा अंतर और काफी लोगों की नजरें थी उनके ऊपर। देखिए, ये वेट कैटेगरी ऐसा है जिसमें कि भारत के कई खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और विश्व स्तर पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी किया है, मेडल जीता है। सरिता मोर, गीता फोगाट दोनों ही मेडल विनर्स हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप में। इसके अलावा पूजा ढांडा है वहां पे। तो ये कई खिलाड़ी हैं एक वेट कैटेगरी में, और जिसे कहते हैं भारत में अभी प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है इस वेट कैटेगरी के लिए। तो यहां पे कौन किस दिन भारी पड़ेगा ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी, और अब बात करते हैं तीरंदाजी की। एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता आज से ढाका में शुरू हो गई है। इस प्रतियोगिता में 16 सदस्यीय भारतीय टीम अपनी चुनौती पेश कर रही है। 19 नवंबर तक चलने वाली प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाली भारतीय टीम में प्रवीण जाधव एकमात्र ओलंपियन हैं। ज्योति सुरेखा वेन्नम महिला टीम का नेतृत्व कर रही हैं। तो इस तरह से एशियाई तीरंदाजी प्रतियोगिता का भी आगाज हो गया है आज से। यह बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पेरिस ओलंपिक सिर्फ 3 वर्ष दूर है। अमूमन 4 वर्ष का फासला मिलता है, लेकिन अब सिर्फ 3 ही साल बचे हैं 2024 के ओलंपिक खेलों में। तो उसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है और युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। और जहां तक अगर हम ओलंपिक की बात करें तो हमारे जो तीरंदाजों से जो उम्मीद थी वो कहीं ना कहीं टूटी है। तो इसलिए जो कमबैक करने की बात है उसके लिए काफी एफर्ट करना पड़ेगा। या कमबैक करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी। और हम बेटर शूटर्स, बेटर आर्चर्स से हारे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप कोरिया या चीन, जापान, इनके तीरंदाजों से मात खाते हैं तो कोई बहुत ज्यादा शर्म की बात नहीं होती। लेकिन कई स्पर्धाओं में हम वर्ल्ड नंबर 1 रहे हैं तीरंदाजी में, और उसके बाद काफी होप थी लोगों की। लेकिन शायद इस तरह की प्रतियोगिताएं जब होंगी और नए खिलाड़ी सामने आएंगे, अपना दमखम दिखाएंगे, तो निश्चित तौर पर हम बेहतर कर पाएंगे। श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। रवि, तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने और स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए शुभ रात्रि।